आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। परसों या 2 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। तो ज़्यादातर उसमें जो वोट हुआ था वो हुआ था नेटवर्क सेक्शन के लिए। आज ये वीडियो नेटवर्क सेक्शन के पे मैं डाल रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ये वीडियो हम इस तरीके से एक दिन में ख़त्म नहीं करते हैं। हम इसे कंप्लीट करने में नेटवर्क सेक्शन में एटलीस्ट 6-7 दिन लगा देते हैं। तो क्या होता है कि हर 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर क्लास होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी हो जाती है जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता। उस पर क्या सीन है कि अगर 7 घंटे की क्लास है, मान लीजिए डेली 1 घंटा या 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे होते हैं सारे मिला के, तो इतनी लंबी नहीं डाल सकता मैं जितना प्रोसेस बता पाऊँगा इस वीडियो में। मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो ये डालूँ, उसमें आप देखना कि अगर इतना डिटेल्ड 1 घंटे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम अगर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं उसमें कितना डिटेल्ड होगा। वो चीज़ें चाहे आपको बेसिक्स भी नहीं पता हो, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनसे आप इतना भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर निकाल सकते हैं, कौन सा नहीं निकाल सकते, कौन सी रेजिस्टेंस ज़रूरी है क्या नहीं, सबसे पहले चेकिंग कहाँ से करनी है कहाँ से नहीं। उनका बेसिक इतना, मतलब बेसिक में हमने कम से कम 10 दिन लगाए थे। तो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। आप इसे डेमो के तौर पे देखिए, चाहे अपनी नॉलेज बढ़ाने के तौर पे देखिए, जिस तरीके से देखिए। मेरा मानना है कि आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कंप्लीट देखते हैं नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसे आपको लगी, क्या सीन है। और जो नया बैच है जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, तो जितना भी डिटेल चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, जितना भी, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पे जाएं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल डालूँगा कि कितना अमाउंट है, कितना टाइम है, क्या सिलेबस है, क्या जैसे जैसे सभी चीज़ें, आपको जो भी चीज़ें होती है मैं एक जगह पे डाल देता हूँ। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। मेरे पास व्हाट्सअप का नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे व्हाट्सअप पे मुझे कॉल, मैसेज, फ़ोन जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि चीज़ें आपको समझ आती हैं नहीं आती। पर एक बात का ध्यान भी रखिएगा, ये चीज़ें मैं 7-8 दिन में 1 बाय 1 डिटेल्ड करके फिर ख़त्म करता हूँ, जो मैं 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी हम डिटेल में बताते हैं जब हम क्लास कराते हैं। मैं नहीं चाहता किसी का कुछ भी मिस हो, हम मिस नहीं करते हैं। ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए कैसा था, कमेंट करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, और डिटेल में आप जानना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, स्मेटिक्स के थ्रू है, और कुछ भी हार्डवेयर रिपेयरिंग में अभी तक मैं जितना कर पा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और नए बैच के बारे में डिटेल्स लेने के लिए वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हार्डवेयर रिपेयरिंग कैसे करेंगे अगर आपके पास कोई नो सर्विस का इशू आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आज का जो अपना सेक्शन है उसको हम बोलते हैं आरएफ सर्किट को समझेंगे। आर रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ का मतलब, और उसका प्रोसेस समझेंगे काम किस तरीके से करता है, और ट्रबल शूटिंग प्रोसेस समझेंगे जिससे आप उसमें फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसी वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जब आपके पास फ़ोन आता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए इसमें कौन कौन से आईसीज रिलेटेड होते हैं जिस पे आपको काम करना है, कौन कौन सी कहाँ पे वोल्टेजेस चेक करनी है। ये शुरुआत का दौर होता है। जब भी मेरे पास कोई फ़ोन आता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से आईसी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब जब सिम डालते हैं, नो सर्विस का इशू आता है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए उसमें कौन कौन से आईसीज का रोल होता है। तो सबसे पहले वही चीज़ देख लेते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर 2 है मेरी क्लास का। चैप्टर 1 में मैंने बहुत कुछ समझाया था, बैंड्स क्या होते हैं, बहुत बारीक चीज़ें। हम यहाँ से हार्डवेयर रिपेयरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है WTR का। WTR क्या होता है? रिसीविंग और ट्रांसमिट करने के लिए मेन IC होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आपका जो सेलफोन टावर है एयरटेल का, आपकी सिम है एयरटेल की, उसमें रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों चीज़ों को करने के लिए WTR यानी आपका वायरलेस टॉक कन्वर्टिंग इसको बोलते हैं, ट्रांस रिसीवर भी बोल सकते हैं। ये आपका मेन RFIC होता है। अगर हम इसको बोर्ड में चेक करना चाहें, अगर हम इसको बोर्ड में देखना चाहें किस तरीके से हमें पता लगेगा, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास मदरबोर्ड है। मेरे पास काफ़ी मदरबोर्ड है। ये एक सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये मीडियाटेक का है। तो यहाँ पर एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन, एक पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक सेक्शन है। यहाँ से पूरा एक कवर, शील्ड से कवर होता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, RF आपका नेटवर्क के लिए जो काम करता है। यहाँ पे WTR कौन सा है, इसमें पता करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट आप देख सकते हैं, इस बोर्ड को सीधा है ये। WTR जो होता है उसके आसपास इस तरह के बैंड स्विचेस, ये डुप्लेक्सर्स और बहुत सारी कॉइल्स और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स होते हैं। और उससे पता लग जाता है कि आपका ये जो है IC WTR है या कौन सा है। अगर मैं इस बोर्ड में आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जहाँ भी सबसे पहले एंटीना कनेक्ट होती है, जहाँ भी एंटीना कनेक्ट होती है, यहाँ पे इसकी वायर, नीचे वाली वायर कनेक्ट होती है। ये लाइन जहाँ भी जाती है, जहाँ भी जिस भी IC में, वो होता है आपका 2G पावर एम्पलीफायर, जो WTR नहीं है। आपको पता लगना चाहिए डायरेक्ट। उसके बाद कोई IC इस तरह की शेप में है, इसकी शक्ल से आप पहचान सकते हैं। ये पूरा स्क्वायर शेप में नहीं है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ये भी WTR नहीं है। तो ये देखिए आप यहाँ पे MT 6177 MB, ये आपका WTR है। आपको डायरेक्ट पहचानना है, कोड वगैरह आपको नहीं पता, डायरेक्ट कुछ नहीं पता। तो एक चीज़ याद रखना, जितना भी ये कॉइल्स हैं ये इसके अगल बगल लगी होंगी, और जिससे एंटीना कनेक्ट होती है वो कोई दूसरा IC होता है, और इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। जो बचा हुआ एक IC है, मेन IC, वो आपको दिख जाएगा, जिसके आसपास बहुत सारी कॉइल्स होती हैं और बहुत सारी डुप्लेक्सर्स वगैरह लगे होते हैं। दूसरे बोर्ड में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस बोर्ड में देखिए, इसमें ये एंटीना है, एंटीना यहाँ से कनेक्ट होती है इसमें। तो ये वाला WTR नहीं है, ये है 2G पावर एम्पलीफायर, और इसकी शेप से आप पहचान सकते हैं ये भी WTR नहीं है। तो ये वाला क्या है, जिसके बहुत सारी कॉइल्स लगी हैं, आसपास कैपेसिटर लगे हैं और डुप्लेक्सर्स लगे हैं, तो ये आपका है WTR। अगर हम कोई दूसरे बोर्ड में देखें, ये कोई तीसरा बोर्ड मैंने उठाया, यहाँ से ये जो एंटीना वायर है ये कनेक्टेड होती है आपकी इस IC से। ये आपका 2G पावर एम्पलीफायर है, और यहाँ पे 4G मुझे इस सेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है, जो कि बोर्ड की दूसरी साइड लगा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मेन RFIC WTR। इससे पता लग जाता है आपके बहुत सारे डुप्लेक्सर्स, डाइवर्सिटी, एंटीना स्विच और बहुत सारी कॉइल्स, कैप्स, इससे आपका पता लग जाता है ये WTR है। तो ये एक मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ सीधा ही आप अगर चेक करना चाहें तो आपका मेन जो RFIC होता है वो होता है WTR, मेन रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, सिग्नल्स को भेजने और प्राप्त करने के लिए। उसके बाद सेकंड देखिए 2G पावर एम्पलीफायर। 2G पावर एम्पलीफायर क्या होता है? 2G पावर एम्पलीफायर होता है जो आपकी GSM होता है। मान लीजिए 2G की नेटवर्क्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी है, कम फ्रीक्वेंसी वाला पावर एम्पलीफायर। 2G पावर एम्पलीफायर, इसका पहले आप मतलब समझ लीजिए। हमारा जो सेलफोन टावर होता है, हमारे पास एयरटेल की सिम है, एयरटेल का टावर है, यहाँ पे साइड में कहीं पे लगा हुआ है। उस टावर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी सिग्नल्स आपके फ़ोन में भेज सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है। आपका फ़ोन रिसीव कर लेगा सिग्नल्स को, पर हमें रिसीव भी करना है और भेजना भी है। तो सिग्नल भेजने के लिए हमें थोड़ी सी पावर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब
हम अपने फ़ोन से कॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, तो हमें सिग्नल को ट्रांसमिट भी करना है और उसमें रिसीव भी होना है फ्रीक्वेंसी को। तो क्या होता है, उसके लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, 2G के नेटवर्क के लिए या फिर लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं 2G। रिसीव तो हो जाता है बट सिग्नल को पावर अप करके उसे एम्पलीफाई करके भेजना टावर तक, वो एक फ़ोन में एक काम होता है कि उसका मकसद, उसके लिए 2G पावर एम्पलीफायर। और उसके बाद है 4G पावर एम्पलीफायर, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, आप डाटा यूज़ कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, उसमें हमें एक अलग आईसी लगाना पड़ता है 4G एम्पलीफायर। जिससे क्या है, 4G के जो नेटवर्क्स हैं, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी के हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करवाता है आपका 4G पावर एम्पलीफायर। तो इन तीनों का रोल आप समझ गए। ये है WTR, जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, सेंड करता है, CPU को बताता है, पूरा मेन RFIC। 2G पावर एम्पलीफायर क्या है, जो 2G के जो नेटवर्क हैं उन्हें भेजने के लिए सेलफोन टावर तक, जो उसका फ्रीक्वेंसी है और जो उसके सिग्नल्स हैं, पावर को एम्पलीफाई करके वहाँ तक उसमें पावर प्रोवाइड करवा के आपके एंटीना से बाहर सेलफोन टावर तक भेजना, इसका काम। 4G पावर एम्पली क्या है, 4G के जो नेटवर्क होते हैं, आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन होते हैं, 2G, 4G और 3G। तो 2G के लिए 2G पावर एम्पलीफायर और लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी 2G पावर एम्पलीफायर, और 4G पावर एम्पलीफायर 4G और 3G वगैरह के लिए यूज़ होता है। 3G तो ख़त्म ही हो गया है, आप बस 4G पे फोकस कर सकते हैं। तो ये है एक 2G पावर एम्पलीफायर, एक 4G पावर एम्पलीफायर, इन दोनों का काम आपको पता लग गया। यह है WTR, जो मेन RFIC है। उसके बाद है आपका पावर। अब इन तीनों को चलने के लिए कुछ पावर की तो ज़रूरत पड़ती होगी, उस पावर को प्रोवाइड कराने के लिए आपके फ़ोन में लगा होता है पावर IC। आपके फ़ोन में लगा होता है पावर IC, तो उस पावर से आपके ये तीनों काम करना शुरू करेंगे। तो हम उसका प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद है पावर IC के बाद है RF पावर IC। कुछ फ़ोन्स में RF पावर IC होता है। RF पावर IC यानी आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेशल छोटा सा IC लगाया जाता है, जिसको हम RF पावर IC बोल सकते हैं। और उसके बाद आखिरी होता है आपका कंट्रोल। और भी चिप्स हैं जो आगे जाके हम बात करेंगे, मेनली बता रहा हूँ। कंट्रोल यानी आपका CPU। तो ये मेन IC की अगर मैं बात करूँ तो WTR, सिग्नल्स को पावर और एम्पलीफाई करके टावर तक भेजने के लिए 2G पावर एम्पलीफायर 2G के लिए, 4G के नेटवर्क और मीडियम बैंड्स के लिए 4G पावर एम्पलीफायर, और इन तीनों को पावर प्रोवाइड कराने के लिए 2 पावर IC, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए CPU। तो इन चारों का मेन 5 IC हैं, एक और भी होता है। इन सब का मेन रोल होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में, नेटवर्क में, नो सर्विस में। तो आप इतना अगर समझ गए हैं तो चलिए हम पहले इन तीनों को पहचानना सीखते हैं। WTR, 4G पावर एम्पलीफायर और 2G पावर एम्पलीफायर को हम डायरेक्टली देख लेते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको अंदाजे से कैसे आपको डायरेक्ट रिपेयर करना है। अब हर चीज़ के लिए आप स्कीमेटिक्स खोल के नहीं बैठ सकते। यहाँ पे नीचे वाले बोर्ड से एक वायर आती है, एंटीना की वायर। वो वायर यहाँ से होते हुए जिस भी IC से कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं 2G पावर एम्पलीफायर। और बैंड स्विच यानी वो आपको बताऊंगा, बैंड्स होते हैं हर एक अलग अलग कंपनी के जिसमें वो काम करती है, उसके लिए बैंड स्विच होता है। और 2G के लिए ये पावर एम्पलीफायर होता है। और दूसरा IC ये आपको मैंने बता दिया, WTR इस तरीके से नज़र आता है, इस तरीके से। इसके बाद बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, डुप्लेक्सर्स होते हैं और बहुत सारी स्विचेस होते हैं, SPD। उसके बाद इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई 4G पावर एम्पलीफायर नहीं लगा है, क्योंकि उसकी तो हम शक्ल से जानते हैं। वो इसकी बोर्ड की दूसरी साइड लगा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं सिम निकाल के इसको पलट के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके बोर्ड के उल्टी साइड पे यहाँ पर आप देख पाएंगे 4G पावर एम्पलीफायर। इसकी शक्ल से आपको पता लगता है, क्योंकि ये ना थोड़ा स्क्वायर शेप में नहीं होता, ऐसे अजीब सा शेप होता है इसका। तो ये था एक बोर्ड में, और दूसरे में अगर हम देखना चाहें, हर एक बोर्ड में इसी तरीके से होता है। यहाँ पे एक मेरे पास फ़ोन है जिसकी
यहाँ पे आप देख पाएंगे एंटीना की लाइन है मेन, इसके नीचे है एंटीना, यहाँ पर निकलती है। यहाँ से होते हुए ये एक आईसी में जाता है जिसको आप 2G पावर एम्पलीफायर बोल सकते हैं। यहाँ पर एक और आईसी है जिसको हम 4G पावर एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप से आपको पता लग जाता है। और जितने भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के आईसी होते हैं वहाँ पे ये इस तरह का निशान भी आप देख पाते हैं कुछ फ़ोन्स में। और ये आपको वैसे पता लग गया कि इतने सारी कॉइल्स हैं, इतने सारे रिफ्लेक्सर्स हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो मेन RFIC है आपका WTR है। तो इस बोर्ड में भी आपको पता लग गया। ये कोई मीडियाटेक का फ़ोन है। मीडियाटेक में भी यहाँ से एंटीना से अगर मैं शुरू करूँ, चलता जाऊँ यहाँ से होते हुए एक आईसी में ये नेटवर्क की वायर तो वो जाती है जो है आपका 2G पावर एम्पलीफायर। उसके बाद इसकी शेप से आप पहचान सकते हैं ये है आपका 4G पावर एम्पलीफायर और ये इसका WTR होगा। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट जान सकते हैं। तो आपको पहचान करना आ गया है, आई थिंक आप पहचान कर सकते हैं डायरेक्ट जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि काम करेंगे तभी नो सर्विस का इशू दूर होगा। तो हर चीज़ को काम करने के लिए कुछ वोल्टेजेस की, सबसे पहले वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो वोल्टेजेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है 3.7 से 4.2 वोल्ट, जो कि दो चीज़ों से डायरेक्ट होती है। या तो आपकी VPH में होती है 3.7 से 4.2, या आपकी होती है VBAT में। VPH आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं उसमें हम डिटेल में जानते हैं कि VPH क्या होता है। और VBAT क्या होता है, आपकी बैटरी की ही लाइन होती है, जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है उसको हम VBAT बोलते हैं, जो उसका VBAT का ट्रैक है। यहाँ से इन दोनों में VBAT और VPH कोई भी हो सकता है। ये रिक्वायर्ड होती है आपके 2G पावर एम्पलीफायर को और 4G पावर एम्पलीफायर को। तो अगर आप 2G पावर एम्पलीफायर के आसपास के कैपेसिटर्स चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आप 4G पावर एम्पलीफायर का आसपास के कैपेसिटर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर आप नहीं मिलते हैं तो स्मेटिक के थ्रू चेक कर सकते हैं कौन से कैप पे आपको जंपर करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है। बट आप अगर देखना चाहें तो आपको मिलने चाहिए। और एक जो RF पावर आईसी होता है, छोटा सा RF पावर आईसी, बोर्ड में एक छोटी सी शील्ड लगाकर उसे कवर करके वहाँ पे लगाया जाता है। और कुछ फ़ोन में उसी नेटवर्क सेक्शन में भी लगता है, जो हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे 2G पावर एम्पलीफायर और 4G पावर एम्पलीफायर के लिए 2 वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद 2G पावर एम्पलीफायर को ज़रूरत पड़ती है VIO वोल्टेज, वर्चुअल इनपुट आउटपुट के 1.8 वोल्टेज। और 4G पावर एम्पलीफायर को भी ज़रूरत पड़ती है 1.8 वोल्टेज की। इसे भी ज़रूरत पड़ती है, इसे भी पड़ती है। उसके बाद है अभी RF पावर आईसी को भी ये 1.8 की ज़रूरत पड़ेगी और VPH की भी पड़ेगी। उसके बाद ये आप RF पावर आईसी एक वोल्टेज जनरेट करेगा, एक वोल्टेज निकालेगा, उसका हम बोलते हैं APT, VPA APT। और इसमें वोल्टेज जो होती है 2.7 से ऊपर होगी जब तक आप सिम नहीं डालते। इसका प्रोसेस हम देखेंगे, बेफिक्र रहिए। यहाँ पर 4G पावर एम्पलीफायर को चाहिए VBAT, VIO, APT, ये 3 इसकी स्टैंड बाय वोल्टेजेस हैं। इसको काम करने के लिए 3 वोल्टेजेस चाहिए, VBAT, VIO और APT। 2G पावर एम्पलीफायर को काम करने के लिए चाहिए VBAT और VIO, ये दोनों काम करना आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है अपना WTR को 4 वोल्टेजेस चाहिए और चारों में से 3 वोल्टेजेस जो हैं एक ही ट्रैक से आती हैं। और यहाँ पे इसको मान लीजिए अब 2 वोल्टेजेस चाहिए, आप दो कंसीडर कर सकते हैं। एक तो चाहिए 1.8, एक चाहिए 1 वोल्ट, जो इसकी स्पेशल होती है पावर आईसी से। ऐसा नहीं है कि 1.8 कहीं से उठा के आपने जंपर लगा दिया, स्पेशल होती हैं, डिज़ाइन वोल्टेज होती हैं पावर आईसी की तरफ से। WTR की 2 वोल्टेजेस हैं, 1.8 और 1 वोल्ट। उसके बाद CPU की 0.8 वोल्टेज है बेसबैंड सेक्शन के लिए, इसमें बेसबैंड होता है, उसके लिए 0.8 वोल्टेज है। पर वो अगर मिस हो जाती है तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में जाता है लोगो आने के बाद।
तो इन वोल्टेजेस को मैं इसके अंदर रख देता हूँ, सभी आईसी के अपने अपने अंदर रख देता हूँ जिससे आपको पता लग सके। तो ठीक है, सभी वोल्टेजेस को मैंने सबके अंदर रख दिया है। यहाँ पे 2G पावर एम्पलीफायर में 2 वोल्टेज चाहिए, VBAT और VIO। 4G पावर एम्पलीफायर को 3 वोल्टेज चाहिए, VIO, VBAT और APT। VIO 1.8 वोल्टेज होती है, ऑलवेज ऑन होती है। WTR को 2 वोल्टेज चाहिए, 1.8 और 1 वोल्ट। RF पावर IC को APT वाली वोल्टेज बनाने के लिए चाहिए 1.8 और VPH। अब भी इसमें कौन सी वोल्टेज हमेशा देखने के लिए मिलती है वो चीज़ जान लेते हैं। VBAT और VPH आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाती है, हमेशा, फ़ोन ऑफ में भी, ऑफ फ़ोन में भी देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद है 1.8 वोल्टेज VIO, ये आपको ऑन फ़ोन में हमेशा देखने के लिए मिलती है, हमेशा डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज है ये। उसके बाद है VPA APT, जो 4G पावर एम्पलीफायर है उसकी तीसरी वोल्टेज है VPA APT। एक्टिव होता है जब ये वोल्टेज एक्टिव जब होता है जब इसमें आप अपने फ़ोन में जब आप सिम कार्ड डाल देते हैं तो ये वाली वोल्टेज आपका जो RF पावर IC है जनरेट करता है और एक्टिव कर देता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप सिम डालते हैं उसके बाद ही आपको ये वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। उसके बाद देखिए जो आपके WTR की वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्ट, ये तभी स्टेबल होती है जब आप अपने फ़ोन में सिम डाल देते हैं। उससे पहले ये फ्लक्चुएट करती है या ज़ीरो होती है, दिखती नहीं है, इसी तरीके के देखने के लिए आपको इशू मिलता है। बट जब भी आप सिम डालते हैं तो इसको स्टेबल हो जाना चाहिए, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। जब भी आप सिम डालोगे 1.8 और 1 वोल्ट ऑलवेज स्टेबल हो जाना चाहिए। उसके बाद है बेस बैंड की, ये डिपेंड करती है आपके सिम डालने पे भी, और जब भी आपका कंट्रोल चेक करता है क्लॉक सिग्नल से, सीरियल डाटा क्लॉक से, वो आप आगे देखेंगे तो ये वोल्टेज भी स्टेबल हो जाती है। तो ये थी डिफ़ॉल्ट ऑन और कब ये वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलती है सिम डालने पे या ना डालने पे। हमेशा ये चेक करें जब भी आप सेक्शन तो सिम डाल के करें, ताकि स्टेबल और हर वोल्टेज आप देख पाएँ कौन सी मिस है कौन सी नहीं है। तो इनका जब हम ट्रबल शूटिंग देखेंगे तो कौन सा IC कब आपको रिपेयर करना है, कौन सी वोल्टेज के लिए कौन सा IC जिम्मेवार होगा ट्रबल शूटिंग में, ये हम वर्किंग प्रोसेस पे जा रहे हैं, अभी तक हम शुरू नहीं किया हमने। इसके बाद देखिए ये वह सारी वोल्टेजेस मैंने इसके अंदर रख दी है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो मैं आपको चेक करवा देता हूं अपने फ़ोन में, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि बीच में ये चीज़ें ठीक नहीं रहती, तो हम वो बाद में करेंगे। और उसके बाद है RF क्लॉक और RF डाटा। ये क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपकी फ़ोन में सर्विस आने के लिए 3 IC मेन जिम्मेवार होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 प्रेजेंट किए, एक मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या होता है। आपका WTR जो आपका मेन RF IC है, आपका 4G पावर एम्पलीफायर जो आपका RF IC है, और आपका 2G पावर एम्पलीफायर, ये तीनों। अभी क्या है, इन तीनों को पावर देने के लिए 2 IC हैं, पावर IC और RF पावर IC। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, इनको डाटा भेजने के लिए, इनसे डाटा रिसीव करने के लिए, इन सबको पूरे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए 2 लाइन होती है, RF क्लॉक और RF डाटा। अगर इनमें इश्यूज आते हैं तो नो सर्विस का इशू आएगा। इस चीज़ को आप DSO से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से सिर्फ आप डायोड वैल्यू देख सकते हैं, वो भी आपको अलग अलग ICs को उठा के देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक DSO हो तो आप इन लाइन को चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेजेस के लिए पावर IC है इन सब की, और इनसे बात करने, इनसे कंट्रोल करने के लिए CPU से 2 लाइन होती है, RF क्लॉक और RF डाटा, इन सभी के लिए। यहाँ WTR की अलग से है और इन तीनों की एक ही RF क्लॉक डाटा है इन तीनों की। तो ये हो गया आपका कंट्रोल। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं एक नया यहाँ तक जितना मैंने बताया, अभी तक जितना मैंने बताया पहले, वो क्या था, एक नॉर्मल प्रोसेस था, एक बेसिक प्रोसेस था जिसको आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, नॉर्मल आपको कर लेना चाहिए। तो अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको एक वर्किंग बोर्ड में सबसे पहले चेक करा देता हूँ, ताकि हम एडवांस
एडवांस रिपेयरिंग में अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है, मदरबोर्ड है, जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं स्कीमेटिक्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे, क्योंकि ऐसे सिंपली आपको पता नहीं लगेगा इसमें। मैं आपको इसके साथ साथ स्कीमेटिक्स भी सिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। इसी तरीके से हम क्लास में करते हैं और पूरे प्रॉपर तरीके से समझते हैं, हर कोई समझता है। बीच में आप अगर कुछ को क्वेश्चन होता है तो वो जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो वो क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं, वहाँ पे सबको ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, हम वोल्टेज चेक करना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वोल्टेज चेक करना। कहाँ से शुरू करेंगे? 2G पावर एम्पलीफायर से शुरू करेंगे। इसका कोड मैंने कॉपी किया, इसके डायग्राम्स में गया, मैंने पेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड किया, अपने आईसी सामने खुल के आ गया है। अपना आईसी सामने खुल के आ गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अंदर के ट्रैक्स देखता हूँ, ये ग्राउंड, CPL, NC, TRX, एंटीना, और यहाँ पर ट्रैक्स लिखे हैं VBAT, VCC, VRAMP, VIO। मैंने जो आपको चेक करने के लिए बताया है वो है VIO और VBAT। VCC भी इसको हम जब ट्रैक के अंदर VCC, VDD, AVDD इस तरीके से लिखे हों तो उनको आप समझना है कि वो वोल्टेज के ट्रैक्स हैं। यहाँ पे VBAT भी लिखा है, तो चलिए पहले VBAT पे चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आना चाहिए जो कि है यहाँ पे लगा हुआ। कहाँ पे? 4G पावर एम्पलीफायर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। 2G पावर एम्पलीफायर के बिल्कुल नीचे, सॉरी, यहाँ पे ये वाला है, शायद तक यही था। एक बार फिर से देख लेते हैं। 704, हाँ सेकंड कैप है ये वाला। तो चलिए इस पे VBAT की सप्लाई चेक करते हैं। मेरा मल्टीमीटर जो है आप सुन पाएंगे, आप इसको सुन पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ। DC 3.54 volt, 3.54, ऑलमोस्ट 3.7 के आसपास, डज़न मैटर, बट होता है 3.5 क्योंकि BPH अभी फ़ोन स्टैंड बाय मोड में है, BPH कम बन रही है, डज़न मैटर। यहाँ पर दूसरी चीज़, एक वोल्टेज हमने चेक कर ली VBAT की, और VIO की अब हमें चेक करनी है। इस कैपेसिटर पे कर लेते हैं सबसे पहले। एक कैपेसिटर कहाँ लगा है चेक करेंगे, यहाँ पे लगा है, थर्ड कैपेसिटर है। 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए इस कैप पे। अभी चेक कर लेते हैं। DC 1.79 volt, 1.79 मतलब 1.8 के आसपास। मल्टीमीटर में थोड़ा फ्लक्चुएशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद इसकी वोल्टेजेस हमने चेक कर ली, हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया है। और अभी हमें करना है 4G पावर एम्पलीफायर जो था उसकी वोल्टेजेस को चेक करना है, इस वाली। तो उसका कोड कॉपी करके हम देख सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसके सेक्शन पे चले जाएंगे, कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ भी लो बैंड, मीडियम बैंड, ग्राउंड ये सब है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक तो VBAT की वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आप चेक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं चेक करूं तो मैं चेक करके दिखा देता हूं, जैसे हमने 2G पावर एम्पलीफायर का किया उसी तरीके से। VIO वोल्टेज चेक करेंगे ये वाली इस कैपेसिटर पे, जैसे हमने पहले वाले पे चेक करी उसी तरीके से हम चेक करेंगे। 1.8 वोल्टेज मिलनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये VCC लिखा है, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, यहाँ पे भी वोल्टेज का ट्रैक है। यहाँ पे कुछ स्पेशली नहीं लिखा है, कोई भी उस तरीके से नहीं है। VCC अंदर लिखा हो स्कीमेटिक्स में तो आप समझना चाहिए, VCC, VDD इस तरीके से कुछ लिखा हो, वोल्टेज के ट्रैक्स होते हैं। मैं आपको पूरा उसमें डिटेल में बता सकता हूँ कि कौन कौन से नाम होते हैं जो वोल्टेजेस के होते हैं। यहाँ पर इन 3 ट्रैक्स को अगर हम फॉलो करें, अगर मैं इस ट्रैक को फॉलो करता हूँ,
ये तीनों ट्रैक एक ही हो गए, ये तीनों ट्रैक एक ही ट्रैक में मिल गए और यहाँ से एक ट्रैक VPA APT को अगर मैं फॉलो करूँ तो यहाँ पे एक कॉइल लगी है और एक IC है। तो चलिए ये IC कहाँ लगा है फ़ोन में ये देखते हैं। अगर आप चेक करेंगे हर फ़ोन में अगर IC लगा है तो आप किसी में स्कीमेटिक्स में देख सकते हैं। IC लगा है बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पर। अभी जो वोल्टेज इसकी क्या थी VPA APT, ये वोल्टेज इस कॉइल पे हम देख सकते हैं, इस कैप पे देख सकते हैं। ये कैप लगा है यहाँ पे ऊपर की साइड, ठीक है, हमने ये देख लिया, इतना ऊपर की साइड कैप लगा है। और ये जो IC है, कोई भी IC है ये, इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? अभी अगर ये वोल्टेज VPA APT वोल्टेज नहीं बनती है, मान लीजिए नहीं बन रही है, हमने फॉल्ट ढूंढा, हमें ये वोल्टेज नहीं मिली, तो हमें डायरेक्ट सा पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है VDD, मतलब ये इसकी इनपुट सप्लाई है। VBAT, ये भी इसकी इनपुट सप्लाई है जो एक ही ट्रैक से आ रही है। और ये है VDD 1.8, ये भी इसकी इनपुट सप्लाई है। 1.8 वोल्टेज इसको यहाँ पे चाहिए, कहाँ से आ रही है? V रेगुलर LDO 5 से, आपके पावर IC से। जहाँ भी VREG लिखा हो आप समझ सकते हैं आपके पावर IC से ट्रैक आ रहा है। LDO 5 डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज है 1.8 जो इसको काम करने के लिए चाहिए। और सीरियल डाटा और क्लॉक, इससे बात करने के लिए CPU का ट्रैक है, इससे बात करने के लिए, जैसे कि हमने PPT में देखा था, पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन में देखा था, उसी तरीके से। उसके बाद ही ये वोल्टेज आउट होती है। तो चलिए यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें इसकी वोल्टेजेस तो इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। ये सिम डालने के बाद आपकी स्टेबल वोल्टेज 2.7 से 3.2 के आसपास, 3.7 के आसपास फ्लक्चुएट होती है, आपको नज़र आएगी। सिम ना डालने पे ये 1.81 वोल्ट के आसपास होगी। अगर इसमें आपको वोल्टेज बढ़ती हुई नहीं नज़र आती हैं तो IC को आप रिप्लेस करते हैं, वो हम ट्रबल शूटिंग में देख लेंगे। ये पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं WTR की वोल्टेजेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ मैं इस IC को पेस्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है आपका WTR का डायग्राम। यहाँ पे इसके दो सेक्शन हैं। यहाँ पे देखिए IC, ये इसका B पार्ट है, मतलब इसका B पार्ट है, ये इसका A पार्ट है। यहाँ पर सारी वोल्टेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया, VDD, 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 VDD और VDD, ये इसकी 5 इनपुट सप्लाई है। ये 5 अगर इसको मिलेगी तो ही आपके फ़ोन में नेटवर्क आएंगे। मेन 4 हैं, ये आपका ग्राउंड है कैपेसिटर से AC फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे VDD अगर मैं इस पे फॉलो करूँ, इस लाइन को अगर मैं फॉलो करूँ, VDD वाली सबसे पहली लाइन, तो इसमें कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? 1.0 वोल्ट जो आ रही है पावर IC से। कैसे पता चला? VREG, V रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये जहाँ भी लिखा हो आप समझ जाना कि आपके पावर IC से आ रही हैं। इसके लिए आपका पावर IC रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर इस ट्रैक का आपको पता लग गया। सेकंड है ये वाला ट्रैक VDD RF1 ट्रांसमिट TX के लिए, और मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ तो इस ट्रैक को भी आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है 1 वोल्ट, वही सेम ही लाइन से कनेक्टेड है। ये वाली भी सेम लाइन से कनेक्टेड है। जो 3 हैं इसकी, ये तीनों ऊपर वाली तीनों एक ही ट्रैक से कनेक्टेड हैं जो है 1 वोल्ट का ट्रैक। और ये है आपका सेकंड को हम फॉरवर्ड करके देखते हैं। सेकंड को फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे है 1.8 वोल्टेज का ट्रैक, जहाँ पे इस कैपेसिटर पे आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था उसी तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि WTR की 2 वोल्टेजेस मेन है, V रेगुलर 1.8 और 1 वोल्ट, जैसे कि हमने अभी स्कीमेटिक्स में देखा। चेक करना चाहें तो आप मेन बोर्ड में जाइए, वहाँ पे चेक करिए, कोई इशू नहीं है। और 4G पावर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज हैं 1.8 VBAT APT। 2G पावर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज हैं VBAT VIO 1.8 या VPH भी हो सकती है। और RF पावर IC के लिए जो APT बनाता है VPH और 1.8, ये ज़रूरी है।
इतना ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रैक बताया, RF क्लॉक और RF डाटा WTR के लिए, RF क्लॉक और RF डाटा, RF पावर IC, 2G पावर एम्पलीफायर, 4G पावर एम्पलीफायर के लिए सभी में एक ट्रैक होता है। वहाँ पे स्पेशली नाम मेंशन किया होता है जब आप स्कीमेटिक्स पढ़ते हैं। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आपके पास DSO होना चाहिए, आप डायरेक्ट रूप से चेक कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास में यही चीज़ एक बार ट्रबल शूट करके दिखाता हूँ, इससे मैं चेक करके बताता हूँ कि ये आपका ट्रैक आपके IC से कनेक्टेड है नहीं है, कैसे पता करना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपका DSO वगैरह है तो आप चेक कर सकते हैं, वरना इस ट्रैक को आप छोड़ सकते हैं। हम बाकी ट्रबल शूटिंग में इसमें देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस रिपेयरिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो छोटी फॉर्म्स लिखी होती हैं आपकी स्कीमेटिक्स में, जैसे PA, LB, HB, TRX, RX, XO, BB, RF, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इन सब चीज़ों का नाम क्या है, क्या किस लिए ये ट्रैक ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना। सबसे पहले देखिए PA पावर एम्पलीफायर, फॉर पावर ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिट, अपनी फ़ोन की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए सेलफोन टावर तक अगर कोई एम्पलीफायर लगा है, अगर कोई IC लगा है, PA, 2G PA, 4G PA, 2 IC लगे हैं ना, PA पावर एम्पलीफायर, वो एम्पलीफाई करके साउंड पावर फ्रीक्वेंसी को सेलफोन टावर तक ट्रांसमिट करते हैं। LB यानी लो फ्रीक्वेंसी बैंड। लो फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, जिसमें 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़ लो फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो 2G के लिए हो चाहे 4G के लिए हो, बट फ्रीक्वेंसी लो होती है। उसके लिए कौन सा IC काम करेगा, 2G पावर एम्पलीफायर। 2G पावर एम्पलीफायर उसके लिए काम कर लेगा, ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट भेजने के लिए सेलफोन टावर तक। और इसमें एक MB भी होता है, MB यानी मीडियम, 800 है उसको आप 1000 ले लीजिए, 1000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, मीडियम भी होता है। और उसके बाद है HB हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। हाई फ्रीक्वेंसी यानी 2000 मेगाहर्ट्ज़। आपका 4G फास्ट 4G अगर काम करता है, अगर मान लीजिए हम सुपर फास्ट नेट की बात करें 4G में, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका स्पेशल एक पावर एम्पलीफायर IC लगाया जाता है, 4G पावर एम्पलीफायर। वो क्या होता है, आपकी 2000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 2400, 2500, इस तरह से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसमिट कर लिए स्पेशल पावर देना, एक वो IC बताया था मैंने, जिसकी शेप थोड़ी सी अलग है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड यानी आपकी कम फ्रीक्वेंसी वाले 2G वाले बैंड्स, और हाई फ्रीक्वेंसी आपकी 4G के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जहाँ पे HB लिखा होगा। TRX और TRX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग, भेजना और रिसीव करना दोनों। अगर ये एक ट्रैक है जो यूपी से दिल्ली जा रहा है, अगर इसी ट्रैक से यूपी आया जाता है, इसी ट्रैक से दिल्ली जाया जाता है, दोनों का एक साइड कम्युनिकेशन, एक ही ट्रैक पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, आना जाना, उसको हम बोलते हैं TRX, ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए एक ही रास्ता जो है उसको लिए। उसके बाद है RX यानी रिसीविंग। मान लीजिए आपका जो WTR है वो आपकी मुंबई है और आप दिल्ली से जा रहे हैं, उसके लिए एक रास्ता है सिर्फ रिसीविंग। मुंबई आप रिसीव हो रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, रिसीव, तो एक ही रास्ते से अगर आप वहाँ रिसीव हो रहे हैं तो क्या है, RX। अगर मुंबई से जाने के लिए एक ही रास्ता है तो वो क्या है, TX, वहाँ से आना जाना नहीं है, TX ट्रांसमिट, जा रहे हैं। अगर मुंबई आ रहे हैं, एक ही रास्ता है, आप वहाँ से सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते, RX। आप सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते, तो TX। समझ लेना इन चीज़ों को। TRX यानी आना जाना एक ही रास्ते से, RX यानी सिर्फ आना जाना नहीं, और TX यानी ट्रांसमिट, सिर्फ जाना। ये चीज़ें सिग्नल्स के लिए काम करती हैं। आपके सेलफोन टावर से आने जाने के लिए एक ही रास्ता, आने के लिए सिर्फ RX, आना सिर्फ जाना TX। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक्सो यानी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एक्सो लिखा हो क्रिस्टल के लिए यूज़ होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है क्लॉक की, जिससे पूरी चीज़ें काम करती हैं। ये मेन होता है आपके फ़ोन को ऑन करने के लिए भी, वो अलग होता है, बट बता रहा हूँ क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल से जो होती है वो ज़रूरी होती है। अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ चेक करना चाहते हैं अपने RF सेक्शन में, तो भी आपके पास DSO होना चाहिए अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं। उसके बाद है BB यानी आपका बेस बैंड।
बेसबैंड क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा होता है सीपीयू के अंदर जो ट्रांसमिट और रिसीविंग का पूरा प्रोसेस हैंडल करता है। अपने डिस्प्ले पे पता लगता है। उसमें एक फिर्मवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका बेसबैंड वर्जन ओके है या नहीं, आपको चेक करना है। बहुत सारे आपने देखा होगा, हम जब नेटवर्क के लिए शुरू करते हैं तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में जाके बेसबैंड वर्जन देख लीजिए, अननोन तो नहीं है, ओके होना चाहिए, IMEI नंबर देख लीजिए। वो सब चीज़ें क्या होती हैं? बेसबैंड में होती है, सीपीयू के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है। उसके बाद है RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, सिम नेटवर्क, रेडियो, ये सब चीज़ें जो काम करती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये आप भी अभी तक का प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, जिसमें मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताए और जितनी भी वोल्टेजेस हमने चेक करी थी सभी को मैंने इनके अंदर रख दिया है। RF क्लॉक और डाटा को मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसके अंदर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे WTR की वोल्टेजेस और RF क्लॉक डाटा इस CPU से बात करने के लिए और इसकी इनपुट वोल्टेजेस। अब ये अगर चीज़ें ओके हैं तो ये काम करने के लिए तैयार है आपका WTR। आपको सबसे आप चेक कर लें इन चीज़ों को। 2G पावर एम्पलीफायर की अगर ये चीज़ें ओके है, इसकी वीबैट सप्लाई ओके है, इसकी 1.8 ओके, RF क्लॉक डाटा ये सब ओके है, तो ये काम करने के लिए तैयार है। ये स्टैंड बाय मोड में है। अभी अगर 4G पावर एम्पलीफायर की 1.8 वीबैट और APT सप्लाई ओके है और RF क्लॉक और डाटा ओके है, तो ये भी काम करने के लिए अभी तैयार है। ये सभी IC अब काम करने के लिए रेडी हैं। अब भी शुरू करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो यह है पार्ट 3। सबसे पहले होता है एक्सो, आपकी क्रिस्टल की सप्लाई। जब भी आप इसमें टेस्टिंग करें, आपका DSO है, आपका सब कुछ ओके नज़र आ रहा है आपको, सबसे फर्स्ट चीज़ होती है एक्सो, क्लॉक का सिग्नल, वो उसे मिलना चाहिए। चेक कैसे करें? DSO से। अगर DSO है चेक करके देख सकते हैं। हम अपनी क्लास में 100% उसे चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वर्किंग करते हुए देखते हैं। वो फर्स्ट। सेकंड, बेसबैंड। बेसबैंड क्या होता है मैंने आपको बताया था। बेसबैंड में आपको पता है कि WTR जो है आपका मेन RFIC है। मेन RF रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आना जाना, रिसीव करना, फ़ोन पे बात करना, कॉलिंग करना, इंटरनेट यूज़ करना, जितनी भी सप्लाईज हैं बाहर से जितनी कनेक्टेड हो रही हैं, एक सेलफोन टावर से जो भी आ रहा है वो WTR को मिलता है। और WTR किसे देना चाहता है? CPU को। और CPU में एक छोटा सा सेक्शन होता है बेसबैंड। अब वो चीज़ें सारी बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, WTR बेसबैंड को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए काम करता है। बाहर से भी WTR कर रहा है, अंदर भी ट्रांसमिट WTR कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ लेना। ये 4 ट्रैक्स या 5 ट्रैक 8 ट्रैक्स BBRX, जब आप स्मेटिक्स पढ़ेंगे BBRX वहाँ पे लिखा होगा। BBRX का मतलब होता है कि आपका बेस बैंड यहाँ से चीज़ों को रिसीव करता है। RX का मतलब आपको पता है, ये बेस बैंड है मुंबई, WTR दिल्ली है। अंदर मैं आपको सिर्फ आपकी तरीके से बता रहा हूँ। RX रिसीव करना, मुंबई आपका रिसीव करना है, और WTR जो है उसे रिसीव करवा रहा है बाहर से जो भी आ रहा है। ये जो 4 ट्रैक 5 ट्रैक 2 ट्रैक जो भी हो, रिसीव कराने के लिए बेस बैंड को जहाँ भी BBRX लिखा हो, आप समझ जाना सारे सेक्शन की फ्रीक्वेंसी और सारे सेक्शन का जो भी है और डाटा रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो भी BBRX से CPU को बताता है। उसके बाद है CPU को भी उसे कुछ देना पड़ेगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन। BBTX बेस बैंड से ट्रांसमिट हो रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो वो है BBTX, और जो रिसीव कर रहा है वो है BBRX। तो सबसे पहला क्या था? एक्सो। एक्सो यानी आपके क्रिस्टल की क्लॉक फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आपको चेक करनी है। चेक करनी है मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि अभी चेक करनी है, हम ही प्रोसेस देख रहे हैं। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रबल शूटिंग में डायरेक्ट रिपेयरिंग बताऊंगा कैसे करनी है। ये सब चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। BBRX CPU जब रिसीव करता है, BBTX जब CPU ट्रांसमिट करता है। ये 8 ट्रैक्स 9 ट्रैक 12 ट्रैक जितने भी हो, जिस ट्रैक पे BBTX RX वो चीज़ लिखी हो आप समझ जाना
ट्रांसमिट के लिए है, रिसीव के लिए। ये उसके बाद है एंटीना से हम, ये इसका एक चैप्टर हो गया, एक साइड हो गया, जहाँ पे एक्सओ, BBRX, BBTX वगैरह हैं। और एक दूसरा है पार्ट, अभी ये एक पार्ट है इसका, एक पार्ट हम ख़त्म कर लिया, हमने जो मेन 2 चीज़ें थी वो देख ली, हमें चेक नहीं करना है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। एंटीना जिस भी आईसी में कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं 2G पावर एम्पलीफायर। और 2G पावर एम्पलीफायर की वोल्टेजेस हमने चेक कर ली, RF क्लॉक और डाटा हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये क्या करता है, बैंड्स में स्विच करता है। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में क्या है, एयरटेल की सिम मैंने डाल रखी है, वहाँ पे जो नेटवर्क है वो बैंड 40 पे काम करता है। और बैंड 40 क्या है, बैंड 40 एक फ्रीक्वेंसी है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है हाई बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड, 3 फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम नेटवर्क सेक्शन की क्लास शुरू करने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद ही ये सेक्शन मैं शुरू कराता हूँ, ताकि मुझे बार बार इसके बीच में ना बताना पड़े। उन चीज़ों को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि बैंड्स क्या होते हैं क्या नहीं, मैं इस क्लास में बताने बैठूँगा, मुझे लगता है 8-10 घंटे की क्लास बन जाएगी इस तरीके से। तो आपको जानना है तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी RF सेक्शन पे, बहुत पहले, नो सर्विस की, उस पर आप जाइए और वहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा बैंड्स क्या होते हैं। तो ये जो 2G पावर एम्पलीफायर है ये अलग अलग बैंड्स में चीज़ों को स्विच करेगा। अगर मैं दिल्ली से गोवा जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे ये जो एयरटेल की सिम है ये बैंड 1 पे चल रही हो, पंजाब में बैंड 2 पे चल रही हो, कहीं पे बैंड 40 पे चल रही हो, ये स्विच करना पड़ेगा। और ये स्विच करता है 2G पावर एम्पलीफायर। कई बार होता है कि आप कह रहे हैं कि मेरा दिल्ली में चल रहा था 4G, यहाँ गुजरात में आके बंद हो गया, या फिर कोई भी आसपास के 20-30 किलोमीटर के एरिया में, 50 किलोमीटर के एरिया में अगर कहीं पे स्विच होना दिक्कत करता है, उस टाइम पे इसमें भी इशू 1% का चांस होता है, हो सकता है स्विच करना इसके लिए इशू बनता है। तो और तो बैंड्स के बारे में अगर जानना चाहें तो वो देख लीजिए आप, पर मैं इसमें भी क्लियर करता हूँ आपको एक बार। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से एंटीना से एक ट्रैक आता है 2G पावर एम्पलीफायर में, 2G पावर एम्पलीफायर में यही फ्रीक्वेंसी आगे जाती है किसी भी चीज़ में, उस ट्रैक को हम बोलते हैं TRX। ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए एक ही रास्ता। अब जो मुंबई है आपका CPU, यहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, बट आधे रास्ते तक मान के चलिए, एंटीना से आया 2G पावर एम्पलीफायर में बैंड स्विच, यही बैंड स्विच कहते हैं इसको। यहाँ पे जो ट्रैक होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ट्रैक लेता हूँ, बैंड 40, बैंड 40 सबसे बड़ा 4G पावर 4G के लिए हाई फ्रीक्वेंसी में बात करूँ, बैंड 40 में लेता हूँ, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, HB, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। और ट्रैक का नाम क्या है, TRX, मतलब ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का ये ट्रैक है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड TRX, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए एक ही रास्ता। तो एंटीना से अगर यहाँ तक कुछ आता है तो इसी रास्ते तक आएगा और इसी रास्ते से जाएगा, इसी रास्ते से आएगा, क्योंकि यहाँ पे TRX लिखा है, मुझे इतना पता है। ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए एक ही रास्ता है, हाई बैंड के लिए। एंटीना से फ्रीक्वेंसी आई, यहाँ तक आएगी और यहीं से जाएगी। बट उसके बाद, उससे पहले देखिए, यहाँ पे आने के बाद एक ट्रैक निकलेगा बैंड 40 का RX, यानी यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी आई तो यहाँ से होके रिसीव हो जाएगी बेस बैंड को, इन्हीं 4 ट्रैक से रिसीविंग होती है। तो यहाँ से ये एंटीना से एक फ्रीक्वेंसी आएगी जो यहाँ से RX करते हुए यहाँ चली जाएगी बेस बैंड इशू में। तो ये एक तरफ का हो गया। अब भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो WTR से या आपके CPU से बेस बैंड से TX का सिग्नल जाएगा और आपके बैंड 40 TX से होते हुए यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे ये जो आपका 4G पावर एम्पलीफायर है,
ये जो 4G पावर एम्पलीफायर है ये इस ट्रैक को एम्पलीफायर करेगा, इसे पावर अप करेगा और इसी ट्रैक से सेंड कर देगा वापस एंटीना की तरफ और आपके सेल फोन टावर तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे RX का एक TRX का ट्रैक था जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांसमिट और रिसीविंग करने के लिए ये ट्रैक है, ट्रांसमिट और रिसीविंग की। लेकिन ये RX वाला सिर्फ मुंबई के लिए रिसीव कर सकते हैं। अगर आप मुंबई से कोई चीज़ सेंड करना चाहते हैं तो वो TX ट्रांसमिट। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ट्रांसमिट रिसीविंग को आप प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अगर TRX लिखा है तो आने जाने के लिए एक ही ट्रैक है, RX लिखा है तो आपका जो WTR है वहाँ से रिसीव करता है, और अगर TX लिखा है तो WTR वहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड देखिए। अगर ये ट्रैक नहीं है, अगर सीधा ट्रैक नहीं है, कुछ बार कुछ स्विच होते हैं, डुप्लेक्सर होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे ट्रैक्स में लगी होती हैं। ये ऐसे नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे बीच में एक IC छोटा सा और लगा दिया, डुप्लेक्सर। तो डुप्लेक्सर क्या करेगा? डुप्लेक्सर आपका 2G पावर एम्पलीफायर में जो मीडियम और हाई बैंड कह सकते हैं, मीडियम बैंड होते हैं जिसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है। हमने पहले बैंड 40 देखा था, यहाँ पे मैंने बैंड 40 ही लिखा है बट वो एग्जांपल के तौर पे है। मीडियम बैंड जिसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, लो बैंड यानी जिसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है, हाई बैंड यानी जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या होता है, ये जो ट्रैक है ये जुड़ता है एक डुप्लेक्सर से। अभी तक ये ट्रैक क्या है, आपको ट्रैक का पता होना चाहिए, मेरा मानना यही है, TRX। और आपको ये पता होना मीडियम और हाई बैंड या लो बैंड के लिए हो सकता है। ट्रांसमिट और रिसीविंग यहीं से होगा। तो एक सिग्नल आया यहाँ से, इस तरीके से सिग्नल आया और यहाँ से इसने रिसीव कर लिया, CPU की तरफ हो गया, डन, रिसीविंग हो गई कंप्लीट। अभी कोई चीज़ हमें ट्रांसमिट करनी है, कोई फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल हमें भेजना है, यहाँ से TX बेस बैंड से WTR से होते हुए, और यहाँ से ये सिग्नल जाएगा 4G पावर एम्पलीफायर में। अगर ट्रैक मीडियम बैंड का है तो, अगर ट्रैक मीडियम बैंड का है तो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये जाएगा इसमें। और पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करके उसमें पावर अप करके इसी ट्रैक से वापस भेज देगा सेल फोन टावर की तरफ। तो रिसीविंग कैसे हुई, एंटीना से यहाँ से आया, यहाँ से इस डुप्लेक्सर में आ गया, इस डुप्लेक्सर से होते हुए रिसीव हो गया, और ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ से आया और 4G पावर एम्पलीफायर में गया। 4G पावर एम्पलीफायर ने उसे पावर अप किया, एम्पलीफाई दिया, और यहाँ से होके वो चला गया सेल फोन टावर की तरफ। तो क्या हो गई, दो चीज़ें हो गई, रिसीविंग भी हो गई और ट्रांसमिटिंग भी हो गई। अब मान लीजिए एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जब भी आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर वहाँ पे सर्च करें कि एयरटेल बैंड्स इन पंजाब, इन यूपी, दिल्ली, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्पेशल 2G के लिए कौन कौन से बैंड हैं, 3G के लिए कौन से हैं, 4G के लिए कौन से हैं। और आपके जो फ़ोन हैं, जैसे मेरा फ़ोन है, मैं लिखता हूँ Redmi 10T के कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको कि ये बैंड्स पे हमारा फ़ोन सपोर्ट करता है। तो एग्ज़ाम्पल, एयरटेल वाले कहते हैं हमारा बैंड 40 पे काम करता है भैया, और जियो वाले कहते हैं कि हमारा तो बैंड 38 पे काम करता है। तो आपके पास जियो तो चल रही है पर एयरटेल नहीं चल रही। अब एयरटेल आपने पता कर लिया गूगल से, यही चीज़ें मैंने डाली हुई है पहली वाली वीडियो में, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एंटीना से एक ट्रैक जो आ रहा है बैंड 40 का ट्रैक, आपको पढ़ना है स्कीमेटिक्स में, यहाँ पर बैंड 40 है, ये डुप्लेक्सर में जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये WTR अगर आपने चेंज कर दिया, आपने अपनी तरफ से मत्था मार लिया, तो आपको ये डुप्लेक्सर यहाँ से यहाँ आप जंपर करें इन तीनों ट्रैक्स को, या फिर यहाँ डुप्लेक्सर को चेंज करें। तीनों ऑप्शन होते हैं, इस ट्रैक को चेक करें, इसकी इनपुट आउटपुट चेक करें, वो बात के ट्रबल शूटिंग की बात है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है ये डुप्लेक्सर। तो ये छोटे छोटे लगे होते हैं, हम बोर्ड में देखेंगे। ये सभी चीज़ें कम से कम हम, जैसे अभी मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा जा रहा है,
बट जब हम क्लास करते हैं यही चीज़ को एटलीस्ट मान के चलिए 4 दिन या 5 दिन हम लगा देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को जानने में, ताकि जब हम पूरा कंप्लीट वर्क फ्लो देखें जैसे अभी हम देख रहे हैं तो मुझे दोबारा ना कहना पड़े कि TX क्या है, RX क्या है और डुप्लेक्सर क्या है। ये चीज़ें एडवांस उनको मैं बता देता हूँ ये शुरू करने से पहले ही। तो या 5-7-8 घंटे की क्लास बन जाती है अगर मैं उस तरीके से बताता। पर मैं आपको एक बेसिक्स बताता हूँ कि हमारे डेमो के तौर पे जो भी आप समझना चाहें जैसे भी। और उसके बाद देखिए यहाँ से मीडियम बैंड है, हाई बैंड है या लो बैंड है, ये अगर डुप्लेक्सर लगा है तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में लो बैंड है, लो बैंड मान लीजिए 2G, कई बार आपने देखा होगा 4G का नेटवर्क नहीं आता, 2G का आ जाता है। दैट इज़ 4G पावर एम्पलीफायर की दिक्कत होती है। मीडियम बैंड और हाई बैंड के लिए काम करता है ये। लो बैंड जिसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिसीव तो कहीं से भी कर लेगा, एक डुप्लेक्सर से रिसीव कर लेगा किसी भी तरीके से। 2G पावर एम्पलीफायर से एंटीना यहाँ से आएगी और यहाँ से रिसीव कर लेगा ये, मगर ट्रांसमिट कर देगा सीधा ही 2G पावर एम्पलीफायर को। GSM यानी आपकी 2G लो बैंड यानी आपकी लो फ्रीक्वेंसी वाले बैंड जिसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको चेक करना है तो जाइए गूगल पे देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको जाके ध्यान से देख लेना। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई बैंड है, मीडियम बैंड है, तो उसके लिए हमें 4G पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। और जो लो बैंड्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले या 2G है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट ट्रांसमिट अपना जो WTR है ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद होता है एक छोटा सा IC जिसको मैंने पहले बताया नहीं था, वो होता है डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। एक छोटा सा IC होता है, अगर आप फ़ोन में देखना चाहें तो आप गूगल स्मेटिक्स में जाके देख सकते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें तो ये है आपका पावर, ये है आपका WTR, ये है आपका WTR और इसके ऊपर एक छोटा सा IC लगा है DRX, डाइवर्सिटी एंटीना स्विच है, डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड में देखेंगे, अगर मैं इस बोर्ड में देखता हूँ तो इसमें भी मुझे मिल जाता है, यहाँ पे ढूंढ लीजिए, स्मेटिक्स है तो स्मेटिक्स है, डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। इस तरह की जो फालतू की एंटीना ऊपर मदरबोर्ड में लगी होती है, एक तो हमारी वायर आती है नीचे से, वो भी ज़रूरी है। इस तरह के जितनी भी एंटीनाज लगी होती हैं ये भी ज़रूरी होती हैं, ये वाली भी, जितनी भी एक्स्ट्रा लगी होती हैं ये भी ज़रूरी होती है। ये क्यों होती हैं, इसी चीज़ को हम समझने जा रहे हैं इसमें। ये है डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। यहाँ से मेन मदरबोर्ड पे जो एंटीनास होते हैं वो इस IC से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्लॉक और डाटा CPU से बात करने के लिए इस IC से कनेक्टेड होता है। और इसको 2 वोल्टेजेस की भी ज़रूरत पड़ती हैं जो पावर IC से आती हैं, 1.8 और VDD। उसके बाद ये तीनों बैंड्स को WTR को प्रोवाइड कराता है, लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, लो फ्रीक्वेंसी बैंड। तो जितना भी इस एंटीना से इसको डाटा मिल रहा है वो ये डाइवर्सिटी एंटीना स्विच यहाँ से ये WTR को, तो WTR बेस बैंड को इन्फॉर्मेशन देता है सभी, कौन कौन से बैंड आपको सर्च करने पे मिले। अगर ये ख़राब होता है तो नो सर्विस का इशू आता है। हम WTR चेंज करते रहते हैं, ना तो हम वोल्टेज देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते, वो एक सेपरेट सा अंदाज़ा के रिपेयर इस तरीके से। बट डाइवर्सिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। WTR के बाद का एक सेकंड रिसीविंग IC कह सकते हैं आप इसे। तो अभी WTR 2 जगह से रिसीव करता है, एक तो आपके नीचे के CC बोर्ड से होते हुए जो चीज़ें आती हैं उसको भी रिसीव करता है। डाइवर्सिटी एंटीना स्विच इसको जो भी बताता है, जो भी इसको बैंड्स मिले हैं बाहर इसने सर्च किया है। जब आपका फ़ोन इस तरीके से पड़ा हो, जैसे अभी मेरा फ़ोन मान लीजिए ऐसे ही पड़ा है यहाँ पे, अभी कौन सा डाइवर्सिटी एंटीना स्विच काम कर रहा है और ये आपका 2G पावर एम्पलीफायर, 4G पावर एम्पलीफायर, ये क्या है, स्टैंड बाय मोड में पड़े हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। जब आप फ़ोन करेंगे
या फिर कुछ करेंगे तब जाके वो चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। अभी डाइवर्सिटी एंटीना स्विच मेरे फ़ोन में काम कर रहा है, अगर ये नहीं करेगा तो नो सर्विस में फ़ोन चला जाएगा। तो ये है डाइवर्सिटी एंटीना स्विच, ये भी CPU से कनेक्टेड है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका कोशिश करेगा CPU दूसरे आईसीज़ को टर्न ऑन करने की, जैसे 2G पावर एम्पलीफायर को टर्न ऑन करेगा, 4G को करेगा, वो एक अलग मैटर है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इसको काम करने के लिए 2 वोल्टेजेस की ज़रूरत है, V रेगुलर 1.8 और VDD। इसी चीज़ को अगर हम देखना चाहें उसके बाद हम इसमें ट्रबल शूटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को एक बार नज़र मार लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो ये रहा आपका क्या कहते हैं, एक सेक्शन, एक आपका नेटवर्क सेक्शन इस बोर्ड में, ये बोर्ड की दोनों साइड्स हैं, ये है नेटवर्क सेक्शन और इसका 4G पावर एम्पलीफायर दूसरी साइड लगा है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ को हम देख लेते हैं, वो है अपना ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे आपको रिपेयर करना है उस चीज़ को। सबसे पहले उल्टे चलते हैं। अभी हमने देखा प्रोसेस, चीज़ें काम कैसे करती हैं, ज़रूरत क्या है। अभी हम देख रहे हैं रिपेयर कैसे करना है, ऑपोजिट चलेंगे। तो अपनी एंटीना से शुरू करते हैं। एंटीना से हम गए एक आईसी पे। अपनी एंटीना आईसी तक कनेक्टेड होनी चाहिए, उस पर कुछ बीप के साथ वैल्यू भी आती है। तो आप चेक कर लें, आपके एंटीना वायर चेक कर लें, आपका सीसी बोर्ड पे चेक कर लें, नीचे सब ओके है, सब चेक कर लें। एंटीना से 2G पावर एम्पलीफायर तक जिस भी आईसी से एंटीना कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं 2G पावर एम्पलीफायर। इसकी वोल्टेजेस क्या है आपको मैंने 2-3 बार बता दिया। क्या ये वोल्टेजेस यहीं पे मिल जाती हैं? यस, VBAT और VIO 1.8 फ़ोन होने के साथ आपको फ़ोन के कैपेसिटर पे 2G पावर एम्पलीफायर के आसपास कैपेसिटर पे चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है, जाइए स्मेटिक्स में, देखिए कहाँ से कहाँ जंपर करना है, क्या इशू है, वोल्टेज क्यों नहीं आ रही, आपकी पावर से दिक्कत हो। VBAT का लाइन टूट गया तो बैटरी कनेक्टर से जंपर करिए, VIO 1.2 टूट गया तो वहाँ स्मेटिक्स में जाइए। किस तरीके से करना है अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद आपका है 4G पावर एम्पलीफायर, इसकी वोल्टेजेस आप देख लीजिए, VIO 1.8, VBAT, VP-APT, 3 वोल्टेजेस हैं, देख लिए, इसकी चेक कर लीजिए। आप चेक कर लें तो आपको यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है WTR की 2 वोल्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताई। सिम डालने के बाद स्टेबल हो जाएंगी, सिम नहीं है फ्लक्चुएट करती रहेंगी। आप फ्लक्चुएट नहीं भी कर सकते, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, फ्लक्चुएट नहीं भी करें शायद, तो सिम डाल के ही चेक करें नेटवर्क सेक्शन। उसके बाद है आपका डाइवर्सिटी एंटीना स्विच, इसकी 2 वोल्टेजेस भी ज़रूरी हैं जो है 1.8 और VDD कितना भी हो सकता है, 2.7, 3 जहाँ पे लिखा होगा स्मेटिक्स में स्पेशली आप चेक कर सकते हैं। और ये था सबसे पहला स्टेप, सभी की वोल्टेजेस आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया उसी तरीके से आईसी पे कोड पे जाइए, वहाँ VDD या VCC, VBAT इनपुट आया, पावर इन कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे उस ट्रैक को फॉलो करिए, उस पर वोल्टेजेस चेक करिए। उसके बाद देखिए इतना प्रोसेस होने के बाद जब आपने सारी वोल्टेजेस चेक कर ली तो आप एक्सो की लाइन चेक करेंगे। अगर आपके पास ये है DSO, मैं क्या करता हूँ चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ, जब हम क्लास करते हैं, क्योंकि इतनी देर क्लास नहीं करता हूँ मैं। अगर मैं शाम को 2 घंटे क्लास करता हूँ तो इस पूरी वीडियो का मैं 10% ही बताता हूँ, क्योंकि 5-6 दिन में हम एक सेक्शन कंप्लीट करते हैं, एक दिन में नहीं करते हैं। तो आज अगर मैं इतना बताता तो इतना टेस्ट करके बताता, दिखाता कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। आज मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे सबकी वोल्टेजेस आपको सबसे पहले चेक करनी है। उसके बाद चेक करना है एक्सो लाइन। अगर आपके पास इस तरीके से DSO है तो उसको लगाइए एक्सो की लाइन पे। स्मेटिक्स में एक्सो की लाइन हम देखेंगे, साथ साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे WTR पे मैं गया, पेस्ट किया, यहाँ पहुँच गया,
ये इसका पार्ट 2 है जहाँ पे पावर और ग्राउंड का सेक्शन है, और इसका पार्ट ए है ये वाला जहाँ पे सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ है एक्सो इन। तो आप जाइए इस ट्रैक को फॉलो करिए, इस ट्रैक पे आपको ये वाला कैपेसिटर मिलेगा, इसकी लोकेशन ढूंढिए। यहाँ पे लोकेशन पे ये मैंने पेस्ट किया, हमें लोकेशन मिल गई। WTR के बिल्कुल इस तरफ लगा हुआ इस कैपेसिटर पे अपना जो DSO है उसकी पिन को और एक ग्राउंड को अटैच करिए। उसके एक पिन है, एक ग्राउंड है, उसको अटैच करिए, उस कैप पे लगाइए और यहाँ से ऑटो की प्रेस करिए। उसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आपके पावर को रिवॉल्व करिए, आपके ट्रैक को चेक करिए, बिट मैप में जाइए, उसी कैप की उसी बॉल पे क्लिक करिए और ट्रैक देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। आईसी के नीचे से बॉल्स पे बीप करके देखिए। उसके बाद ही ये चीज़ें, पहला स्टेप आप कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चेक कर पाते हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं। उसके बाद है RF क्लॉक और RF डाटा, ये दो सभी आईसीज़ के लिए हैं। 4G पावर एम्पलीफायर में भी है, 2G पावर एम्पलीफायर में भी है। RF क्लॉक और डाटा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो भी आपके पास DSO होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर DSO नहीं है तो ये क्लॉक की लाइन को छोड़ दीजिए, RF क्लॉक और डाटा ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इन सब की पावर चेक करिए, सभी आईसीज़ की। और फिर भी अगर इशू है, पावर ओके है, एंटीना ओके है, तो सबसे पहला स्टेप उसके बाद आपका क्या होगा, आप जो मेन RFIC है WTR, क्योंकि ये मेन है टोटल रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए, मेनली यही ख़राब हो जाता है। छोटा सा आईसी है तो ये मेनली ख़राब होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जितनी भी इनपुट वोल्टेजेस हैं सभी आईसीज़ के लिए, 2G पावर एम्पलीफायर की इनपुट, इसकी इनपुट सभी चेक कर लीजिए। उसके बाद सेकंड एक्सो की वोल्टेज एक्सो की फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करना चाहते हैं, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, तो DSO होना चाहिए। नहीं है तो उस ट्रैक को मिस कर, कोई बात नहीं, वो चीज़ छोड़ दीजिए। थर्ड है RF डाटा, RF क्लॉक, ये तीनों का चेक करिए। अगर DSO है चेक कर लीजिए, नहीं है GR चेक कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। GR चेक करने के लिए आपको 2-3 IC उखाड़ने पड़ेंगे, सीधा GR चेक नहीं कर सकते। तो क्या है कि ये चीज़ चेक करने के बाद आपके पास DSO नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आप सभी वोल्टेज चेक कर लीजिए। उसके बाद पहला काम होगा WTR चेंज करिए, सेकंड होगा डाइवर्सिटी एंटीना स्विच चेंज करिए। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। WTR चेंज करने के बाद 80% चांसेस हैं कि आपके नेटवर्क आ जाएंगे, और अगर नेटवर्क नहीं आते हैं डाइवर्सिटी एंटीना स्विच को भी चेंज करिए उसके साथ। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो BBRX के ट्रैक और BBTX के ट्रैक हम अभी स्मेटिक्स में देखेंगे। 2 मिनट रुकिए, उन सबको आपको चेक नहीं कर सकते हैं। चेक करना चाहते हैं तो बिट मैप पे जाइए, 1 बाय 1 चेक करिए, बहुत टाइम लग जाएगा। हो जाते हैं आपके CPU के बेस बैंड में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, CPU रिवॉल्व करिए। अभी हम कैसे कह सकते हैं डायरेक्ट, हमने सिर्फ WTR चेंज किया, डाइवर्सिटी एंटीना स्विच चेंज किया, तो क्या हो, इतने में ख़राब होता है? नहीं होता है, और भी चीज़ें ख़राब होती हैं। ये जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। 2G पावर एम्पलीफायर और 4G पावर एम्पलीफायर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 20 और 25% के आसपास। आपने सभी वोल्टेजेस चेक कर ली, आपने एक्सो की लाइन चेक कर ली, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक चेक कर लिया, DSO है तो, नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसके बाद अगर आप CPU रिवॉल्व नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत करिए, उधर मत जाइए, वापिस इधर से ही एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। उसके बाद चेंज करिए अपना 4G पावर एम्पलीफायर। क्यों चेंज करिए? अगर आपके फ़ोन में 2G का नेटवर्क आ रहा है, 4G का नहीं आ रहा, अगर एक सिम चल रहा है, कोई दूसरा नहीं चल रहा, उस टाइम पे WTR आपने चेंज करके चेक कर लिया,
फिर भी नहीं है तो फिर 4G पावर एम्पलीफायर की तरफ आइए, या फिर गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि मेरे पास जियो चल रहा है तो जियो सही है, एयरटेल नहीं चल रहा तो एयरटेल के कौन से बैंड पे आपके एरिया में कौन से बैंड पे फ्रीक्वेंसी काम करती है, और आपके फ़ोन में उसी ट्रैक को फॉलो करिए स्मैटिक से। अब भी हम देखेंगे, 2 सेकंड रुकिए। मीडियम बैंड और लो बैंड के लिए यहाँ पे डुप्लेक्सर लगा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत दिन लगाते हैं इन पे, अभी मेरे को बताना एक बार में सीधा बहुत ये, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे TX RX के लिए उसके ट्रैक में डुप्लेक्सर लगा होगा। एयरटेल वाले कह रहे हैं कि हमारा बैंड 40 पे काम करता है, जियो वाले कह रहे हैं कि चल जाता है वो बैंड 34 पे 38 पे, तो जियो सही काम कर रहा है। एयरटेल का फिर आपको वो डुप्लेक्सर ढूंढना पड़ेगा, उस डुप्लेक्सर को चेंज करना है, उसके जंपर कर सकते हैं, चेंज कर सकते, दोनों इशू है। या फिर आप 4G पावर एम्पलीफायर चेंज करेंगे अगर एक सिम चलता है दूसरे का 4G नहीं चलता है उस टाइम पे। थर्ड, डुप्लेक्सर को चेंज करके चेक करेंगे। अगर 2G भी नहीं चल रहा तो 2G पावर एम्पलीफायर। WTR चेंज करने के बाद और डाइवर्सिटी एंटीना स्विच चेंज करने के बाद अगर ये इशू रहता है तो हम दोनों साइड जा सकते हैं, CPU की तरफ भी। और अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि CPU का नहीं इशू हो सकता शायद तक, तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपके फ़ोन में एटलीस्ट 2G तो काम करना चाहिए। अगर 2G काम कर रहा है तो फिर आप 4G पावर एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई भी काम नहीं कर रहा तो आपके 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप 2G पावर एम्पलीफायर को चेंज करके चेक कर लीजिए, या फिर आपका CPU रिवॉल्व करिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सो और सीरियल क्लॉक डाटा की लाइन चेक करना। अगर आप वो नहीं करते हैं, आपके पास DSO नहीं है, तो उसके बाद आपका पहला स्टेप होता है WTR को चेंज करना। अगर WTR चेंज करने के बाद चीज़ें ठीक नहीं होती है, आपके 2G का भी नहीं आ रहा है, ना ही 3G का 4G का आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम CPU पे जा सकते हैं। या फिर 2G अगर आ रहा है तो 4G पावर एम्पलीफायर, अगर 2G भी नहीं आ रहा है तो CPU या 2G पावर एम्पलीफायर, दोनों में से एक। इस चीज़ को स्मैटिक्स में देखते हैं। ये बहुत डिटेल में बनाना पड़ता है, बहुत डिटेल में मुझे बताना पड़ता है क्लास में। अब ये बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ में, क्योंकि हम यहाँ पर इतना 10-10 घंटे का वीडियो नहीं डाल सकते, और 10 घंटे में लगातार बोल भी नहीं सकता। अभी हम स्मैटिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमने वोल्टेजेस चेक कर ली थी पहले। अभी हमें चेक करना है एक्सो की लाइन और सीरियल क्लॉक डाटा की लाइन। तो WTR से होती है। मैं WTR का कॉपी करता हूँ कोड, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, तो पहुँच गया मैं। अब मुझे करना है इसमें क्रिस्टल चेक, क्रिस्टल के लिए इस लाइन पे। और उसके बाद या देखिए यहाँ पे इसकी एक दिन हमने क्लास करी थी, पूरा का पूरा दिन RF क्लॉक और RF डाटा की, पूरा दिन। पूरा दिन नहीं, मतलब एक दिन क्लास जो थी कंप्लीट क्लास उसी पे थी, जिससे वो समझ पाएँ कि कैसे कम्युनिकेट क्या होता है क्या नहीं होता है। RF क्लॉक और RF डाटा की लाइन, इस पे आप DSO से चेक करें कि ये लाइन ओके है नहीं है, ये 2 चीज़ें चेक कर लें। और इसकी भी चेक कर लें, 2G पावर एम्पलीफायर की भी, जहाँ पे सेम ही चीज़ लिखी होगी। अगर मैं इसका कोड कॉपी करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने VBAT चेक कर लिया, VCC चेक कर लिया, VIO चेक कर लिया। अब भी आपको करना है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, ये आपको चेक करना है। अगर ये हो गया ओके है, यहाँ पे 4G पावर एम्पलीफायर का भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे सेम ही चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें कहाँ है ये देखिए, एस क्लॉक एस डाटा, इस ट्रैक पे जाइए, इस कैप पे चेक कर लीजिए कौन कौन सी इस पे फ्रीक्वेंसी बन रही है नहीं बन रही DSO से। तो अगर आपके पास ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, DSO नहीं है, तो भी आप काम तो करना ही होगा अब इसमें। बट आपने वोल्टेज चेक कर लिए, एक्सो और सीरियल क्लॉक भी चेक कर लिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरा प्रोसेस, जिसमें हम कंप्लीट इसमें जान पाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे मैं एंटीना से शुरू करता हूँ। ये है एक IC 2G पावर एम्पलीफायर जिसको हम बोलते हैं, जिससे एंटीना कनेक्ट होती है। तो यहाँ देखिए, इससे ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ है ANT, ये आपकी एंटीना का लाइन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे भी लिखा है मेन एंटीना, जो नीचे से वायर कनेक्ट होती है, यहाँ पे वो है ये।
तो अगर मैं इसे फॉरवर्ड करके इसमें देखता हूँ, इसमें हमने चेक कर लिया, वी बैट ओके है, VCC ओके है, VIO सीरियल डाटा क्लॉक ये सब ओके है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटीना भी हमें मिल गया, ये भी ओके है। ट्रांसमिट के रिसीव पर DRX, ट्रांसमिट और रिसीविंग दोनों चीज़ें एक ही ट्रैक से होती है। यही ट्रैक स्विच करता है अलग अलग बैंड्स पे, यही IC अलग अलग बैंड्स पे स्विच करता है। यहाँ से कोई भी एक बैंड उठा लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा बैंड है, मैं एग्जांपल के तौर पे उठा लेता हूँ बैंड 1। यहाँ पे लिखा है B1 बैंड 1 TRX ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए। यहाँ से इसे फॉरवर्ड करता हूँ। ये ट्रैक कहाँ जाता है, इसे एक कॉइल से होते हुए, छोटी छोटी कॉइल्स हैं, एंटीना के रूप में एक IC में आया है जो डुप्लेक्सर है। अभी डुप्लेक्सर से क्या होगा, एक तरफ रिसीविंग होगी, यहाँ से रिसीविंग डायरेक्ट हो जाती है, मतलब सेलफोन टावर में इतनी पावर है कि वो हमारा फ़ोन डायरेक्ट उससे रिसीव कर सकता है। तो रिसीविंग का अगर ट्रैक देखें कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है WTR में, वो जा रहा है WTR में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइमरी रिसीविंग मीडियम बैंड, ये है प्राइमरी रिसीविंग का मीडियम बैंड। और अगर इसमें रिसीव होता है तो इसी बैंड में ट्रांसमिट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें पता चल गया मीडियम बैंड है। तो ये चीज़ पहले तो CPU को भी पता लगनी चाहिए, अगर इसमें कुछ है, फ्रीक्वेंसी है, कुछ लेन देन है, तो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था रिसीविंग के लिए अगर CPU के लिए कोई ट्रैक होगा वहाँ BB लिखा होगा, BB, यहाँ पे BB लिखा है, BB सभी जगह BB लिखा है, पर ये क्या है, ट्रांसमिट का है। हम जो देख रहे थे वो रिसीविंग का ट्रैक देख रहे थे, तो यहाँ पे रिसीविंग का ये रहा प्राइमरी रिसीविंग BB, ये दो ट्रैक, और ऊपर डाइवर्सिटी के लिए है। तो इन दोनों को फॉलो करते हैं, ये जाएंगे आपके CPU के लिए, और यहाँ से CPU आपका वापस भी भेजेगा सिग्नल्स जो भी है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था उसी तरीके से। बट अगर इसमें रिसीविंग हो रहा है तो ट्रांसमिट बाहर भी ट्रांसमिट करना है, ये CPU का मैंने बताया आपको। अगर बाहर ट्रांसमिट करना है तो यहाँ से देखिए TX ट्रांसमिट। अब ट्रांसमिट का प्रोसेस देखिए, हमारा बैंड था बैंड 1 मीडियम बैंड, दो चीज़ें याद रखना, मीडियम बैंड 1 था हमारा। तो ये ट्रांसमिट के 4 ट्रैक्स हैं, इनमें कोई भी हो सकता है, मीडियम बैंड 1 हमें ढूंढना है। सबसे ऊपर वाले देखते हैं जो है WTR ट्रांसमिट GSM के हाई बैंड, 2G के हाई बैंड्स, और ये हैं ग्लोबल क्या बैंड 5, 8, 20, 28, TX बैंड 7, 36, 40, 41, और TX है बैंड 1 मिल गया हमको। इसी ट्रैक को फॉलो करते हैं। ये कहाँ जाता है, ये आपका जाता है एक छोटे से फ़िल्टर से होते हुए आपके RF इन मीडियम बैंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी इन होती है यहाँ से। और ये जो IC है 3303, ये है आपका 4G पावर एम्पलीफायर। इस कोड को कॉपी करके आप स्कीमेटिक्स में देख सकते हैं, लेआउट में। यहाँ से अगर इन हो गया है, वापस इन हो गया है, पहले हमने देखा कि जो ट्रैक था वो एंटीना से होते हुए गया 2G पावर एम्पलीफायर में। 2G पावर एम्पलीफायर से एक ट्रैक निकला TRX करके, वो गया आपका एक छोटे से डुप्लेक्सर में। डुप्लेक्सर से एक ट्रैक निकला RX का, RX रिसीव करने के लिए WTR उसे रिसीव करता है, फिर WTR ही ट्रांसमिट करेगा, लेकिन वो ट्रांसमिट करता है 4G पावर एम्पलीफायर को, क्योंकि ये मीडियम बैंड है। 4G पावर एम्पलीफायर को जब ट्रांसमिट करता है तो 4G पावर एम्पलीफायर भी उसे एम्पलीफाई करके, उसे सब चीज़ें एम्पलीफाई पावर करके उसको सब आगे भेजता है। तो यहाँ पे आगे भेजने के लिए हमें देखना है, हमारा मीडियम बैंड था, यहाँ पे MB लिखा है, यहाँ MB ये मीडियम बैंड के हैं। तो यहाँ पे इसे फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं कौन सा है अपना बैंड 1 का। हम चलते हैं, ये बैंड 2, ये मीडियम बैंड 3 का TX, ये TX अगर हम फॉरवर्ड करें तो हम देख पाएंगे ये हम वहीं आ गए। यही डुप्लेक्सर था वो, जहाँ से 2G पावर एम्पलीफायर से एक ट्रैक आया था और WTR की तरफ फिर उसकी रिसीविंग चली गई,
लेकिन WTR ने क्या किया, 4G पावर एम्पलीफायर को पहले ट्रांसफ़र किया ट्रैक, उसी ट्रैक में पावर एम्पलीफाई होके पावर उसे प्रोवाइड करवा के यहाँ से उसे यहाँ से ट्रांसमिट किया और वही अब एंटीना से वापस बाहर चला जाएगा। सो ये था प्रोसेस। अगर आपका बैंड 1 पे काम करता है जियो का सिम, तो इस डुप्लेक्सर की भी गलती हो सकती है कि आपके फ़ोन में जियो का सिम नहीं चल रहा। अगर यही चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं 1 बाय 1 नहीं बता 1 घंटे में कैसे दे सकता हूँ 7-8 घंटे की क्लास। एटलीस्ट 5-7 दिन तक हमारी क्लास चलती है, रोज़ घंटा, 1.5 घंटा, 2-2.5 घंटे, इतना कम से कम। तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं, आप अपने फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे www.techinpb15.com, जहाँ पे आप बहुत सारे वीडियोस देख पाएंगे, आप परचेस कर पाएंगे, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, जितना आप चाहें वहाँ पे अपना चीज़ों को देख पाएंगे। आप उसमें सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप उसमें कर पाएंगे। जैसे ही वो डेवलप होती है धीरे धीरे सेल परचेस भी कर पाएंगे, अपना कुछ रिक्वायरमेंट है उसे डाल पाएंगे, बहुत कुछ आप कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।